हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को पता है कि ट्रंप और एलन मस्क इनकी मित्रता एक कुछ समय पहले एक नेक्स्ट लेवल पे थी, सार्वजनिक रूप से भी, यानी कि पब्लिक लाइफ में भी, ऑफिशियल लाइफ में भी एक नेक्स्ट लेवल पर मित्रता थी। लेकिन अब ये जो दोस्ती है, उसी तरह से जो उनके बीच में जो खटास थी, या फिर जो मैं कह सकता हूं जो टकराव था, उतना ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहां पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के बीच में तनाव बहुत ज्यादा यहां पर बदतर होता जा रहा है, और इसी बीच में हमें कुछ जो मेजर डेवलपमेंट है, वो मेजर डेवलपमेंट हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये तनाव जब ज्यादा बढ़ा यहां पर, अभी हम देखेंगे कि दरअसल ट्रंप के द्वारा एक बिल लेके आया गया, यानी कि बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसका इंग्लिश में नाम था, वो बिल लेके आया गया। और इसी के परिणाम स्वरूप जो कुछ विवाद हैं, विवाद हमें गहराते देखने को मिले। जब ये सारे विवाद चलने लग गए, तो जो फॉर्मर ट्विटर यानी कि अभी का जो एक्स है, उस पर बहुत सारे मीम्स, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे ट्वीट्स, उनकी बाढ़ आ गई। अब ये विवाद जब और ज्यादा बढ़ गया, जब यहां पर एलन मस्क के द्वारा यह दावा करा गया कि अगर वो उनका साथ नहीं देते इलेक्शन में, तो ट्रंप इलेक्शन को नहीं जीतते। दरअसल मामला कुछ ऐसा था, इलेक्शन की रैली के समय पर जब ट्रंप के ऊपर जब हमला हुआ था, तो उसके तुरंत बाद ही एलन मस्क के द्वारा पूरा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट दिया गया था, और कहा गया था कि मैं पूरी तरह से साथ हूं। इलेक्शन जीतने के बाद भी ट्रंप के द्वारा एलन मस्क को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करा गया था, साथ में हमेशा दिखते थे, या फिर जो जो भी पॉलिसी मेकिंग होती थी उसमें चीजें साथ में दिखती थी। लेकिन विवाद यहां से हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। अब इन्हीं सभी चीजों के बीच में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एलन मस्क के द्वारा यहाँ पर जो कुछ ट्वीट्स हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उनके द्वारा जब ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके द्वारा लाने के बाद, यानी कि इस बिल को लाने के बाद में यहां पर जो ट्रंप के और जो एलन मस्क को जो बीच में कुछ अनुबंध थे, जो कुछ एग्रीमेंट्स है, उनको यहां पर कैंसिल कर दिया। ये सारी चीजें यहां पर और ज्यादा बिगड़ने लगी जब इनके द्वारा ऐसा यहां पर दावा किया गया था। यहां पर ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट करा गया था, द इजिएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इज टू टर्मिनेट एलन्स गवर्नमेंटल सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जब ये मित्रता थी अब खटास में बदलने लगी, तो फिर जो गवर्नमेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कुछ जो अनुबंध थे एलन मस्क की कंपनीज के साथ में, उन सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ पर वॉज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडेन डिडंट डू इट, यानी कि इनके द्वारा बोला गया कि बाइडेन ये इन्होंने नहीं करा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके बाद एलन मस्क ने इन सारी चीजों को यहाँ पर बताया कि सरकारी अनुबंधों को रद्द करने के बारे में राष्ट्रपति के बयान के मद्देनजर स्पेस एक्स, उनकी जो कंपनी, वो अपने ड्रैगन अंतरिक्षयान को तुरंत बंद करना जो है यहाँ पर शुरू कर देगा। ये सारी चीजें, और हाँ, यहाँ पर काफी सारे जो ऐसे जो फनी मीम्स हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। ट्विटर पर बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक कप चाय और हो जाए, तो ये ऐसे मीम्स भी हमें यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिले ना। अब इसी सब के बीच में एलन मस्क के द्वारा, यानी कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उससे एक बड़ी जो न्यूज है वो हमें इंडिया के हवाले से देखने को मिली। कुछ सोर्सेस के थ्रू ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली कि स्टारलिंक को, जो स्टारलिंक बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि एलन मस्क की जो कंपनी है, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, उसको भारत में आने का लाइसेंस मिलने वाला है। बहुत जल्दी गवर्नमेंट अप्रूवल देने वाली है, उसको ऑलमोस्ट लाइसेंस मिल चुका है, और वो अपने ट्रायल्स हैं, सिक्योरिटी ट्रायल्स को इंडिया में शुरू करने वाला है ना। हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को, क्या स्पेशल है स्टारलिंक में, और साथ ही साथ बड़ी जो चीज है क्या, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि तनाव यहां पर बढ़ रहा है एलन मस्क और ट्रंप के बीच में। तो इन सभी चीजों का जो इंपैक्ट है, क्या इंडिया के और यूएसए के रिलेशंस पर पड़ेगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक, और साथ ही साथ क्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी को क्या कोई कैसा भी खतरा हो सकता है स्टारलिंक से, क्या मुद्दे थे, उन सभी चीजों को डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हम यहां पर देखेंगे एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी थी, इसको भारत में सेटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस मिला, ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स हमें यहां पर देखने को मिली। तो जो डीओटी, यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इसे लाइसेंस जो प्राप्त करने वाली तीसरी कंपनी यहां पर बन जाएगी। तो अमेजन की जो प्रोजेक्ट कूपर है, उसको अभी भी मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि ये भी इसी प्रकार की कुछ सेवाएं प्रदान करने का जो दावा है वो यहां पर किया जा रहा है। अब यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि जल्द ही 15 से 20 दिनों के भीतर यहां पर जो कंपनी है, इसको स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा, बशर्ते उनको ऑनलाइन जो आवेदन है वो आवेदन उनको करना पड़ेगा। लेकिन उनको भारत में सेवाएं शुरू करने से पहले कुछ जो सिक्योरिटी के कुछ क्लियरेंसेस हैं, और जो नियम हैं, जैसे कि कानूनी इंटरसेप्शन, इनके लिए भारत सरकार को एक्सेस देना होगा। अब ये क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए इनको क्या क्या मानक हैं, उनको पूरा करना है, उनके बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले बड़ी समस्या तो यहां पर यही आ रही थी, जो गतिरोध था वो यहीं पर बन रहा था, इसी जगह पे। अब इसी में कुछ जो हमें डिटेल में जो चीजें हैं जानने के लिए, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि भारत सरकार के सुरक्षा नियम क्या हैं, गवर्नमेंट किन कंडीशन के बेसिस पर इन सभी चीजों को यहां पर अलाउ कर रही है। आइए उनके बारे में जानने की, समझने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। तो दरअसल यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि जो स्टारलिंक कंपनी है, उस कंपनी को कम से कम 20% लोकल नेटवर्क, यानी कि जिसे ग्राउंड सेगमेंट कहेंगे, उसको भारत में ही बनाना होगा। क्या है ये शर्त, इसका मतलब क्या है?
तो सिंपल सी बात, आप यहाँ पर इमेजेस में जो देख पा रहे हैं, जो एंटीना आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर कुछ ऐसे जो डिशेज होते हैं वो देख पा रहे हैं जो कि इंटरनेट को कैप्चर करेगा सैटेलाइट के माध्यम वो कम से कम उनका जो प्रोडक्शन है 20% प्रोडक्शन उनका इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या हैं, क्यों इस कंडीशन को लाया जा रहा है? तो पहली बात यहां पर ये कि सिंपल सी बात है, 20% चीजें जैसे एंटीना रहा, डिश रहा, कंट्रोल रहा, ये सब भारत में ही इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो हमें भारत में ही करना होगा। अब इस कंडीशन के इंपैक्ट क्या होंगे? तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि भारत के ऊपर ही जो टेक्निकल कंट्रोल है, भारत के हाथ में ही टेक्निकल कंट्रोल रहेगा कुछ ना कुछ हद तक। दूसरा, अगर इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर होगा तो डेफिनेटली जो भारत में जो नौकरियां हैं या फिर रोजगार हैं, क्योंकि प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली जो रोजगार है वो रोजगार भी यहां पर पैदा होगा। एक कंडीशन तो यहां पर यह है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमें कुछ जो कंडीशंस हैं इसके और क्या क्या इंपैक्ट हमें वो देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो जरूरी खबरें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी हमारे जो यूपीएससी सीएससी के जो लर्नर्स हैं उनके लिए लेके आया है बहुत शानदार एक डिस्काउंट, जिसमें आप 19,999 में नॉट ओनली एक बैच, सभी यूपीएससी के बैचेस को आप अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको 12 महीने का जो एक्सटेंशन है वो भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस ऑफर को पाने के लिए आपको शुभ 50 ये कोड लगाना होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। हम बात करें, अगर आप सिर्फ मेन की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 5,999 में सब कुछ मिलता है और आपको जीएस 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे और एथिक्स वो आपको सारी जगह पर यहाँ पर जो है मॉड्यूलर बेसिस पर देखने को चीजें मिल जाती हैं। बैचेस के बारे में बात करें तो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आगाज 2027 के लिए बैच है, हिंदी के लिए संभव बैच है 8 जून से शुरू हो रहा है, इंग्लिश के लिए और बाइलिंगुअल ये 2028 के लिए नीव बैच है। सारे के सारे बैचेस में आप जिस भी बैच में आप चाहें वहां पर आप एनरोल करा सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो स्टारलिंक तकनीकी है किस तरह से अलग है और किस तरह से भारत के अंदर ये आ रही है, कैसे ये अलग काम करेगी। हालांकि काफी ज्यादा पुराना मामला है, थोड़ा सा बेसिक्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दरअसल अभी जो हमारा इंटरनेट है वो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं ज्यादातर समुद्री केबलों के माध्यम से, लेकिन ये जो प्लान है पूरा एलन मस्क का ये है कि सैटेलाइट के माध्यम से सस्ता और हाई स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उनका कहना है कि वो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में वहां पर सैटेलाइट से उनका एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, यानी कि एक नेटवर्क स्थापित करेंगे सैटेलाइट का। ये धरती से 550 किलोमीटर ऊपर होगा। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स जो कि हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो हमारे स्पेस के अंदर वो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। उनको इंस्टॉल करना, वहां पर रखना, वो काफी ज्यादा स्लो भी हो जाती हैं चीजें और वो महंगी भी हो जाती हैं। जबकि इसमें अब इसके फायदे क्या होंगे, तो इसमें सिंपल सी बात है, तेज जो स्पीड है वो हमें मिलेगी, लो लेटेंसी यानी कि गति में देरी कम होगी, वीडियो कॉल, गेमिंग, स्ट्रीमिंग ये सब रहे इनके लिए ये जो है सूटेबल रहेगा, ये ज्यादा बेहतर सेवा यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा ना। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस देश को हम जिस भी कंपनी को हम क्लियरेंस दे रहे हैं उसका अभी विवाद या फिर तनाव ट्रंप के साथ में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या इस चीज का जो इंपैक्ट है वो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के ऊपर पड़ेगा। तो यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि एज सच कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ एक इंडिविजुअल के कारण। क्योंकि भारत और यूएस के जो संबंध हैं वो स्ट्रेटेजिक, आर्थिक, रणनीतिक हर तरीके पर हैं। तो अगर किसी एक इंडिविजुअल का अगर यूएसए या फिर ट्रंप के साथ में स्पेशली कोई ऐसा भी विवाद है तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहां पर नहीं माना जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर यह है। अब इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो एक उनका इंटरनल अपना मामला है, वो सीधी सी बात है, यानी वही वाली बात है कि इंटरनल मामला है, वो इंटरनली इस चीज से सुलटेंगे। इंडिया के ऊपर कोई भी कैसा भी बहुत बड़ा जो इंपैक्ट है वो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन यस, अगर इस सब को क्लियरेंस मिलता है तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो कुछ बाहर की या फिर अमेरिका की कुछ जो विदेशी जो अन्य कंपनियां हैं उनके लिए इंडिया में एक बड़ी और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, स्टारलिंक को अगर लाइसेंस मिल गया तो ये दर्शाता है कि भारत के दरवाजे और भी बाहर की कंपनियों के लिए खुले हुए हैं, वो भी आके अपने आप को इंडिया में आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, भारत को बेहतरीन सेवा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो सिंपल सी बात, यूएसए की जो टेक कंपनियां उनके लिए बड़ा और एक अनुकूल बाजार हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे अमेजन का कूपर मिशन और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका एजर मिशन, एजर स्पेस, ऐसी अन्य जो कंपनियां हैं वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए भी एक जो क्रेडिबिलिटी या फिर एक जो भरोसा है उनके अंदर वो भी आता है। और डेफिनेटली अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित होने वाली हैं ना। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो भारत के लिए काफी बड़ा जो एक अवसर की घड़ी है वो देख सकते हैं हम।
तो अगर ऐसी कंपनियां भारत में आके अगर काम करती हैं तो जो हमारी कुछ योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो हमारे डिजिटल या फिर मैं कहूंगा क्रिटिकल इंफ्रा या फिर हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, जहां पर इंटरनेट डेटा जैसी जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए ये जो स्टारलिंक प्रोग्राम है काफी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे भारत नेट में क्या है कि हम गांव की पंचायतों तक, दूर दराज के गांव तक भी जो हमारी ई गवर्नेंस की सभी सेवाएं हैं या फिर जो इंटरनेट की जो पहुंच है उसको ले जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये इसमें मदद कर रहा होगा। उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया हमारा ई गवर्नेंस का एक हमारा टूल या फिर हम कहेंगे एक जो आयाम है। आत्मनिर्भर भारत इन सभी चीजों को तेजी से आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। इससे क्या होगा, जो इंटरनेट की एक्सेस है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर कोई आपदा होता है, युद्ध होता है, तो वहां पर संचार की मजबूती और स्पेस टेक्नोलॉजी इनको भी बल मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली है, जीपीएस वो जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब यूएसए ने जीपीएस को देने से या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया था इंडिया के साथ में, उसके बाद हमारी जो अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अपना नेविगेशन हमने बनाया, वो चीज भी हमें ध्यान रखनी होगी। हाउएवर यहां पर कोशिश ये करी जा रही है कि जो डेटा जैसी चीजें हैं, डेटा का लोकलाइजेशन करा जाए, यानी कि जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे। हमारा जो डेटा है ऐसा ना हो कि उसके ऊपर सिग्निफिकेंट जो एक कंट्रोल है वो बाहर की कंपनियों का स्थापित हो जाए, वैसी कोशिशें यहां पर करी जा रही हैं। बट अगेन जो हमारे और जो कुछ मुद्दे हैं, जो कुछ और एनालिसिस है, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है, अच्छा तो हमें दिख रहा है, लेकिन यस कुछ इश्यूज भी हैं और कुछ मेजर जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सारी कोशिशें ऐसी भी करी जा रही हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने जो स्टारलिंक कंपनी को जो अप्रूवल देने की बात करी जा रही है कि इसमें जो डेटा होगा, डेटा को लोकलाइजेशन की बात करी गई है। बाहर की अथॉरिटी की किसी की ऐसा रोकने की उनको कोशिश करी जाएगी, कोई बाहर की अथॉरिटी के ऊपर या फिर विदेशी कंपनियों या फिर किसी बाहरी देश का जो कंट्रोल है इंडियंस के डेटा के ऊपर ना हो सके, वैसे प्रोविजन भी यहाँ पर इंश्योर करने की कोशिश करी जा रही है। यहां पर जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जितने भी हमारा डेटा है, हमारे जितने भी यूजर्स का डेटा है, वो इंडिया के अंदर ही प्रोसेस हो, यहीं पर वो स्टोर हो, जिसे हम डेटा लोकलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ताकि जो बाहरी ताकतें हैं उन तक हमारा डेटा ना पहुंच सके। लॉफुल इंटरसेप्शन इसकी अनिवार्यता, यानी कि स्टारलिंक को अपने नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अगर इंडिया की गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, अगर उनको इस ये जो पूरा डेटा है या फिर सिस्टम है इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत पड़े, तो वो इसके ऊपर कंट्रोल यहां पर कर सकें। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त शुल्क और जो शुल्क ढांचा है, इसको लेके भी कुछ हमें जो कंसर्न है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह कि ट्राई ने शहरी इलाकों में प्रति यूजर ₹500 वार्षिक अतिरिक्त शुल्क लगाने की ऐसी बात यहाँ पर कही है, ऐसी सिफारिश करी है। तो सिंपल सी बात है, शहरी लोगों के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ग्रामीणों से। लेकिन एक चीज जैसा आप लोग जानते हैं, पूंजीवाद क्या कहता है भाई? पूंजीवाद सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए काम करता है। अगर उनको लगता है कि गांव में उनको सस्ता इंटरनेट देना पड़ेगा, तो इस चीज का इंपैक्ट ये हो सकता है कि गांव में वो लाभदायक जो है चीजों को, अगर उनको मान लीजिए लाभ नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपनी सेवाओं को इतना बेहतर ना दें या फिर सेवाओं को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक जो अंतिम और एक जो बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है डिजिटल कॉलोनिज्म का, यानी कि निर्भरता या फिर एक डेटा के माध्यम से या फिर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से एक दूसरी बाहर की शक्ति आके हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और स्पेशली अगर वहां पर कहीं गलती से भी कोई डेटा कंप्रोमाइज हो जाए, डेटा अगर हम देखेंगे कि डेटा का ट्रांसफर हो जाए दूसरे देशों में, उनका नियंत्रण हो जाए, तो कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर विदेशी कंपनियों को पूरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका अगर कंट्रोल मिल गया, तो ध्यान रखिएगा भारत के डिजिटल स्पेस पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण ये कंपनियां कर सकती हैं, जिसको डिजिटल कॉलोनिज्म बोला यहां पर जा रहा है। तो ये भी एक जो मुद्दे हैं, कुछ जो समस्याएं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो ये जो पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी, थोड़ा सा एनालिसिस करने की, समझने की कोशिश करी। अब आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि लास्ट वाले में हमने जो एनालिसिस वाली चीजें या फिर क्रिटिसाइज वाली चीजें हैं उनको हमने यहाँ पर देखा है। आपका इस बारे में क्या मत है कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।